वैसे रेप की डेफिनेशन होती है अगेंस्ट द विल, पर अगर वो लड़की 18 साल से कम है तो उसकी इच्छा मायने नहीं रखती, और वो लड़का भी अगर 18 वर्ष से कम है तो भी वो बलात्कार है। बहुत सारे केसेस आते हैं, प्रियदर्शनी, कथुआ, निर्भया, कोलकाता, और हजारों केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते, हजारों केसेस जो रिपोर्ट होकर रफा दफा हो जाते हैं। आखिरकार हमारे देश में क्या गलत हो रहा है जिससे हम रोक नहीं पा रहे? The system which is meant to check them, to punish them, वो खुद उसमें लिप्त है। पुलिस के अधिकारी है जो कि उसको क्राइम को रोकना था, वो पैसा देकर एक्यूज की तरफ हो जाते हैं, केस को कमजोर कर देते हैं। वो सिस्टम और अधिक कमजोर हो जाता है जब जो अपराध करने वाला बलशाली होता है, when he is an influential person। ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर भारत की महिला को पता होनी चाहिए when it comes to their safety and dignity at their workplace? एक भंवरी देवी नाम की महिला थी, वो राजस्थान सरकार में 7 दिन का काम करती थी, मतलब जितने ये बाल विवाह उनको रोकने के लिए वो काम करती थी। और तो जब बाल विवाह हुए तो उसने कहीं बाल विवाह रोके, तो जो वहाँ के नामी ग्रामी लोग थे वो एक औरत की औकात क्या है, तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उस भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तब विशाखा जो है, ये 4 संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट आया। तो जब तक ये एश्योरेंस नहीं होगी कि काम का स्थान सुरक्षित है, महिलाएं काम पे नहीं निकलेंगी। उसके बाद 2013 में ये कानून, जिसको कॉमनली पॉश एक्ट बोलते हैं। पॉश एक्ट में क्या क्या कवर होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, पहला शब्द उसमें आता है। कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ टच नहीं है, कुछ छेड़खानी कर रहे हो, उसको छू रहे हो, चुली कलरेबल रिमार्क्स है कि तो आज तो बहुत पटाखा लग रही हो, बहुत सेक्सी लग रही हो, आपके शरीर के किसी बॉडी ऑर्गन को लेकर कोई कमेंट करना, शोइंग पोर्नोग्राफी। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि वो अनवेलकम होना चाहिए। कुछ केसेस जो आप सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस के बताना चाहो तो ये क्लास 4 एम्प्लॉई थी महिला, और जो अधिकारी था वो बड़ा अधिकारी, GM लेवल का अधिकारी था, और ये लड़की को वो सुबह सुबह बुला लेता था अपने दफ्तर में। वो आपको कहा जाए कि आप ज़रा वो ऊपर से शेल्फ से फाइल उठाना, जब फाइल उठाने के लिए आपने हाथ ऊपर किया तो श्रीमान जी वहाँ के खड़े हो जाते हैं, और नॉट ओनली खड़े हो जाते हैं कि वो आपके। जब किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उस विक्टिम का क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? Every 16 minutes a woman is raped in India, और रिसर्च ये कहती है कि 92% ऑफ द विक्टिम्स रेपिस्ट को जानती होती हैं। हज़ारों लड़कियां सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनती हैं, कभी ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, घर में, कभी अपनों से, कभी बेगानों से। 19 साल की लड़की, 23 रेपिस्ट और 1 हफ्ते का कॉन्टिन्यूस टॉर्चर। रूह कांप जाती है ऐसे केसेस सुन के, और फिर शर्म से सर झुक जाता है कि यार क्या हो रहा है अपने देश में ये। और फिर आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा ऐसे केसेस पर, रेपिस्ट पर, सिस्टम पर। आज की पॉडकास्ट में एट होकस पोकस विद आंचल, इन टुडेज पॉडकास्ट एट होकस पोकस विद आंचल, हमने बात की है एक ब्रूटली ऑनेस्ट और डीप कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लॉयर, ज्योतिका कालरा जी, हु हैज़ बीन द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि क्या गलत कर रहे हैं हम एज अ नेशन, क्यों रेप्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में। हमने बात की है सिस्टम फेलियर्स की, सिस्टम लूप होल्स की। हमने बात की है फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी विमेन जो उन्हें पता होनी चाहिए इन रिगार्ड्स टू हर सेफ्टी एंड हर डिग्निटी। हमने बात की है कि क्यों जस्टिस इन इंडिया फील्स लाइक अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, इट इज़ अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स डार्क एंड अगली रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी। ये एक अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्सेशन होने वाली है, मगर बहुत नेसेसरी है। Today's podcast is not optional, it's urgent and it's necessary. So if you are a woman, a man, a parent, a teacher or a human being, then this is the podcast for you. आपको ये conversation end तक ज़रूर सुननी चाहिए. Now I will let you soak in the entire conversation.
ज्योतिका मैम, आपका होकस पोकस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल। मैम, शुरुआत करने से पहले इंटेंशन बताना चाहूँगी। इस आज की कॉन्वर्सेशन मेरे लिए नहीं, हर भारत की हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर भारतीय के लिए बोलो, हाँ, क्योंकि सिर्फ लड़कियां सुरक्षित होंगी तो पूरा समाज सुरक्षित होगा। ट्रू दैट। हाँ। लेट्स रीफ्रेज इट। हाँ। हर भारतीय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। आई थिंक नेशन इज रियली ईगरली वांट्स टू सिट एंड डिस्कस दिस इशू। एंड आज की कॉन्वर्सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम सिस्टम फेलियर्स में, सिस्टम के गैप्स में, सर्वाइवर्स के पेन को जितनी ऑनेस्टी के साथ डिस्कस कर सके करना चाहूँगी। और इस इंटेंशन यही रहेगी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू एजुकेट कर सकूं और हो सके तो सल्यूशंस थोड़े बहुत निकालने की कोशिश कर सकें, ताकि हम सल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ ये कॉन्वर्सेशन ड्राइव करें। सो पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या सच में विमेन सेफ है इंडिया में? देखो, एक बहुत ही आंचल जनरल क्वेश्चन है ये जी। जिसका हाँ या ना में जवाब देना कोई सही बात नहीं है। अब विमेन सेफ हैं, अब यहाँ आंचल बैठी है इतनी छोटी उम्र में, अपना पूरा शो चला रही हैं जी। और मैं भी शायद विमेन ही हूँ। इस उम्र में सुबह 10 बजे से पहले मैं आपके यहाँ पहुँचती हूँ और इस शो के लिए आती हूँ। तो महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब हो नहीं सकता। समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ महिलाओं को ऐसा महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं। मैं ये कह रही हूँ महसूस, ऐसी फीलिंग, ऐसा एक अश्योरेंस कि सुरक्षित होना ना सुरक्षित होना भी हम आगे बातचीत करेंगे तो एक अलग मसला है, पर एक इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि महिलाओं को लगे कि वो सुरक्षित हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया या जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं सुरक्षित हूँ, पर मैं तो बिल्कुल बगल से आई हूँ, यहाँ नोएडा से आपके यहाँ आ गई, ड्राइवर था, गाड़ी थी। पर मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो पता नहीं कहाँ दूर दराज से, क्योंकि काम करना है उनको, पढ़ाई होगी उनकी, तो दूर दराज से उनको अपना घर छोड़कर कहीं पर आकर जो पीजी, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो नोएडा है, चाहे वो गुड़गांव है, तो उनको एक अलग पूरा घर लेके रहना पड़ता है, एक अलग वातावरण में जहाँ उसका ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, वहाँ उनको आके रहना होता है। उस परिवेश जो है, जो आस पड़ोस जो कि बड़ा उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला होना था, वो भी उनसे ऑफेंडेड सा होता है कि ये देखो इन्होंने पीजी चलाए हुए। तो उस माहौल में आके लड़कियां रहती हैं और काम करती हैं। तो जब सुरक्षित होने की बात करते हैं तो मेरे जहन में या मेरे ध्यान में वो लड़कियां आती हैं, क्योंकि सुरक्षित होना आप अपने घर में, मतलब मुझे याद है कि आज से 40 साल पहले शायद मेरे मामा थे, उनकी बहू तो करोल बाग के एक इलाके में वो रहते थे। तो उसने मुझे बड़ी फक्र के साथ बोला कि दीदी मैं तो गाड़ी के बगैर घर से पैर बाहर नहीं रखती। मतलब वो भी एक सुरक्षा का एक अपना ही टशन है कि हम गाड़ी के बगैर घर से पैर बाहर नहीं रखते, तो वो भी एक सुरक्षित होने का तरीका है। पर मेरे हिसाब से तो वो कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षित होने का जो मैं पैमाना है, मैं ये कहूँगी कि रात को 12 बजे लड़की सड़क पर अपने 2 व्हीलर पर निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। मेरे लिए सुरक्षित होने का पैरामीटर ये है कि सुरक्षित अगर हम कहें तो 12 बजे अकेली 2 व्हीलर पर सड़क पर निकल सकती है, तो मैं कहूँगी हाँ सुरक्षित है। जब तक वो स्टेज नहीं आएगी तब तक प्रयास जारी रहना चाहिए कि लड़कियां कैसे समाज में सुरक्षित हों। और वो वो व्यवस्था लड़कियों के लिए सुरक्षित होने की बनेगी, तो ये बात नहीं है लड़कियां, आज लड़का भी 12 बजे रात को अकेला 2 व्हीलर चलाने में डरता होगा, डरता है, होगा तो मैं कह ही नहीं रही, डरता है। तो वो जो माहौल लड़की के लिए सुरक्षित होगा तो वो लड़कों के लिए भी सुरक्षित होगा, फिर से वो पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित माहौल होगा। वो आइडियली एक सिचुएशन है जब रात को लोग 12 बजे सड़क पर अकेले 2 पहिया वाहन पर निकल पाएँ। वो सुरक्षा का एक पैमाना है जिसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए लगातार, और ये कॉन्वर्सेशन उसके लिए एक प्रयत्न है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस आते हैं, प्रियदर्शनी, कथुआ, निर्भया, कोलकाता, और हज़ारों केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते, हज़ारों केसेस जो रिपोर्ट होकर रफा दफा हो जाते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। तो आखिरकार हमारे देश में क्या गलत हो रहा है जिससे हम ये रोक नहीं पा रहे? ये तो आपने अलग अलग प्रकार के इंसिडेंट्स बताए, और पुराने नए सब मिले हुए अलग अलग परिवेश में जी अलग अलग समय के इंसिडेंट्स का आपने हवाला दिया। वो तो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, होते रहेंगे। अगर एनसीआरबी का डेटा देखो तो बलात्कार की संख्या देखो तो हर घंटे में शायद 4 बलात्कार पूरे देश में हो जाते हैं।
और वो तो एक मोटी मोटी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो FIR दर्ज हो जाती है वो शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बलात्कार के केस अनरजिस्टर्ड रहते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे लोग जो थाने में पहुंच भी जाते होंगे पर उनकी FIR दर्ज नहीं होती होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सत्य है, ये हमें इसको स्वीकार ही सकते हैं, इसके साथ बहस नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग इस चीज़ को ना लड़कियों के कपड़े पहनने से ले लेते हैं कि लड़कियां कपड़े, अरे भाई लड़कियां जो कपड़े ऐसे पहनती हैं उनके तो बलात्कार होते ही नहीं है। बलात्कार जब वो कठुआ में हुआ तो वो थोड़ी वो बच्ची ने कुछ कपड़े पहने हुए थे, या कहीं जो भी आपने आरजी कर जो आपने बात उस इंसिडेंट की बात की तो उस डॉक्टर ने थोड़ी कोई वैसे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों के हिजाब में लड़कियों के, कथुआ का वो बच्ची थी, वो सलवार कमीज थी। आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, वो डॉक्टर प्रॉपर उसमें थी। या और कौन कौन से आपने इंसिडेंट किया, प्रियदर्शनी मट्टू का क्या, वो वहाँ पे वो भी लॉ स्टूडेंट थी। तो ऐसे जो भी इंसिडेंट्स इसके जैसे कुछ भी होते हैं तो उन्होंने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसमें कोई सवाल नहीं है। लड़कियों के छोटे कपड़े जो पहनती हैं या जो पहन सकती हैं वो इंश्योर करती है कि उनके साथ तो बलात्कार हो ही नहीं सकता। उनके कपड़े, उनको तो वो उनका कपड़ा पहनना किसी और मकसद से होता है। वो कोई बलात्कारी को अट्रैक्ट करने के लिए वो कपड़े नहीं पहनती, उनके और रीजंस हैं। वो सोशल मीडिया में है, वो उस सिने इंडस्ट्री में है, उनको जिसे जो वो शब्द होता है सेक्सी, तो उनको तो सेक्सी दिखना है। मतलब अगर वो सेक्सी नहीं होंगी तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। तो इसलिए हम उन चीज़ों को मिक्स ना करें। वो भी एक लाइन है, प्रोफेशन है, जो सिने इंडस्ट्री है। तो मैं ये किसी कोई उसको कहे कि वो नेगेटिव सेंस, वो चल रहा है, वो तो ऑलवेज इन डिमांड। वो जितनी भी हीरोइंस रादर सो कॉल्ड सेक्सी हीरोइंस को ही सरकारें भी उनको मान सम्मान देती हैं, अब बड़े बड़े फंक्शंस में भी उनको बुलाया जाता है। तो उसको आप नेगेट नहीं कर सकते कि उनकी एक वैल्यू है और वो रहेगी। एंड मे बी दैट द क्लोथिंग, जो कपड़े वो पहनती हैं, जिस प्रकार का उनका वेशभूषा है, उसमें ऐड करती है उनकी वैल्यू में। एक बात को हम वहाँ समाप्त करते हैं। तो कपड़ों से जोड़ना बलात्कार को शायद बेवकूफाना, सही नहीं, बेवकूफाना है। तो पहली बात मैं इसको नेगेट करना चाहती हूँ कि किसी के कपड़े पहनने से कोई बलात्कार नहीं होता है। तो आखिरकार बलात्कार या रेप होते क्यों हैं? अब बलात्कार बहुत तरीके से गरीबी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास बलात्कार के केसेस आते हैं वो तो बहुत, जो हाईलाइट होते हैं तो बहुत कम केसेस होते हैं। तो मेजर जो रेप्स हो रहे हैं वो बिल्कुल स्लम एरियाज में होते हैं। स्लम एरिया में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जगह हैं साथ में। और अगर आपको ये ध्यान में हो तो कि करीबन 80-90% जो बलात्कार होते हैं, जो रजिस्टर्ड रेप्स हैं, वो आपके जानकारों के साथ होते हैं। दे आर लाइक कजन्स, एग्जैक्टली, योर फादर, चाचा, मामा। अभी इसको एक और बाइफर्केशन इसमें दूंगी। तो गरीबी एक कारण बनता है, क्योंकि वहीं पे वो लड़का, मतलब जो उसका मामा या चाचा का लड़का, वहीं वो लेटी हुई है लड़की और उससे एक बगल में उसके साथ ही वो लेटा हुआ है। तो रीजन बन जाता है कि गरीबी और साधन संपन्न ना होना बलात्कार को, क्योंकि शारीरिक, वो लड़के की भी उम्र मान लीजिए 15-16 साल या 20 साल 25 साल होती है, ये बच्ची 12-13-14 साल की है। तो एक इस तरह का माहौल बन जाता है। तो बलात्कार होने की संभावना, गरीबी एक कारण उसका है। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज सुरक्षित हो तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास की रहने खाने पीने की एक जो डिग्निफाइड तरीके होने चाहिए, तो वो भी इंश्योर करना उस सुरक्षित समाज की तरफ बढ़ने का तरीका होगा। तो मैं आपकी बात को तो अगर थोड़ा संक्षेप में समझाऊं तो वो ये होगा, रिपीट करूं, कि कुछ ऐसे, जहाँ तक रेपिस्ट जहाँ से जिस सेगमेंट से ज़्यादा निकलते हैं वो सेगमेंट अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है। वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, वो अपने बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ को ही रोज़ कमाने में लगे हुए हैं। उनका खाना ही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर हम संस्कार और एजुकेशन पे कहाँ जाएं। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि ऐसे लोग, क्योंकि अर्जेस तो नेचुरली आती हैं आपकी बॉडी में, वो कोई लिंक नहीं है उसका, अर्जेस आएंगी और आपको एजुकेशन नहीं है, आपको समझ नहीं है कि उन अर्जेस को कंट्रोल कैसे करना है, डील कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपके पास एजुकेशन नहीं है। तो आप अपने ही आसपास के लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो। इसलिए डेटा कहता है कि 92% जो रेप विक्टिम्स होते हैं वो उनके साथ के ही होते हैं, वो उनको जानती होती हैं, घर वाले होते हैं। ये आपने कहा।
अभी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी, इस प्लीज। स्टेटमेंट में मैं अभी उस पे मैंने कहा था ये एक माहौल है, अब मैं इस पे एक इसका दूसरा पक्ष भी है। इसमें भी 2 प्रकार के बलात्कार होते हैं, क्योंकि 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बलात्कार है। वैसे रेप की डेफिनेशन होती है अगेंस्ट द विल, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है, और भी डेफिनेशन वाइड होगी रेप की, तो वो आपकी इच्छा के खिलाफ होना चाहिए, ठीक। पर अगर वो लड़की 18 साल से कम है तो उसकी इच्छा मायने नहीं रखती। अच्छा, वो विलिंग है, वो अपनी मर्जी से कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर फिर भी वो बलात्कार है क्योंकि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। और वो लड़का भी अगर 18 वर्ष से कम है तो भी वो बलात्कार है, मतलब लड़की तो 18 वर्ष से कम है तो बलात्कार है, पर अगर उसका परपिट्रेटर भी 18 से कम है फिर भी वो जो परपिट्रेटर है वो बलात्कार का दोषी है। कमाल है। तो कॉन्सेंट के बावजूद भी बलात्कार बनता है लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर। तो इसका तो बहुत मिसयूज, मतलब मिसयूज क्या, ये फैक्ट है। अब वही अब जो जिसको बोलते हैं प्यार, मतलब बच्चों में वो आज से तो नहीं है, जैसे वो अर्जिज हैं, वो सब तरह के बच्चे हमारे ज़माने में भी हुआ करते थे, मतलब 50 साल पहले की भी ऐसी माहौल होता था और आज भी है। देयर आर कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन दोज हु एक्सपेरिमेंट एंड देयर आर कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन दोज हु डोंट एक्सपेरिमेंट। तो वो बच्चे एक्सपेरिमेंट वो भी बलात्कार बन जाता है सिंपली बिकॉज द गर्ल इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये 2013 से पहले ये आयु सीमा थी 16 साल की। अच्छा, बिफोर 2013 कि 2013 से पहले अगर लड़की 16 से कम थी तो उसको उसकी कॉन्सेंट मैटर नहीं करती थी। अगर उस पर उसकी आयु 16 से 18 साल के बीच में होती थी तो उसकी कॉन्सेंट मैटर करती थी। 16 से 18 के बीच में अगर वो कंसेंचुअल है तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आता था, पर 2013 की अमेंडमेंट के बाद रेप की डेफिनेशन में वो आता है, वो कॉन्सेंट से हो तो भी। तो ये एक सिचुएशन थी। और जो आपने बोला मिसयूज या ना मिसयूज, होता क्या है कि वो लड़का लड़की में आपस में प्यार होता है, सो कॉल्ड जो लव जो बोलते हैं, तो फिर शादियां भी हो जाती हैं कई बारी। पर जो बलात्कार दर्ज हो गया वो बलात्कार दर्ज हो गया, किसी भी पेरेंट्स की शिकायत से कुछ या जैसे भी होता है। तो फिर वो जब हाई कोर्ट में भी ऐसी क्वेश्चनिंग आई, तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने बोला कि भाई इस लड़के को मैं जेल नहीं भेज सकता 10 साल के लिए, ये तो इसका पति है, मतलब इनकी शादी हो जाती है लव पहले से। और ये ऐसी लिटिगेशन शुरू से चल रही है कि वो हुआ, फिर भाग गए, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए। तो अभी वो ग्रे एरिया, वो वाला एक एरिया ग्रे एरिया है, अभी लॉ है यही कहता है, बट इसके ऊपर जजमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि हम जहाँ कॉन्सेंट है लड़की का और उसके बाद भी वो संबंध बना हुआ है तो क्या हम फिर भी इसको बलात्कार की श्रेणी में लाएं। तो जिस मैंने आपको हमने लोअर स्ट्रेटा की बात की थी, वो फोर्सिबल होता है, ये वो भी होता है, पर कंसेंचुअल भी होता है एट टाइम्स। तो को कंसेंचुअल भी बलात्कार के उसमें चला जाता है। तो बट दैट हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। अब अ गर्ल ऑफ 12 years 13 years द कॉन्सेंट डजेंट मैटर, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता कि भाई वो इच्छा से कर रही है। शारीरिक संबंध जो व्यक्ति बना रहा है तो उसको तो ये तो इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब मिक्स चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस बात की, जैसे आपने बोला कि जानकारी फैलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को सुरक्षित बनाना है। तो इन जानकारियों से लोगों के कुछ जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी, वो ध्यान रखेगा। मतलब मैं जहाँ भी कहीं कॉलेजेस में जाती हूँ बात करने के लिए स्टूडेंट्स में, तो मेरा पहला एक उनको होता है, बलात्कार पे बात करी कि ये ध्यान रखो लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट पहले देखो 18 साल की है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तुम पे बलात्कार बनेगा, इसमें कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐसा तो है कि लोअर क्लास इंडिविजुअल्स रेप ज़्यादा कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि सारे वही कर रहे हैं। नहीं है ना, मैंने ये नहीं कहा। एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं। मैंने एक सर्कमस्टांस बताया था कि रीजंस वहाँ क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल वो तो जब एक एजुकेटेड लोग, जब हम ऑफिस पॉलिटिक्स में देखते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस में देखते हैं, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उसकी जब हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम करते हैं, तो इसकी वजह क्या है कि इंड्यूस इतना ज़्यादा डीपली कैसे है सोसाइटी में? Is it a correct word? बहुत इम्यून है हम इस चीज़ बहुत से। उसको नॉर्मलाइज किया। मैं इस वर्ड को जस्टिफाई करना चाहूँगी। मैंने इम्यून क्यों बोला, क्योंकि मैंने एक प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनोलॉजी का एक आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं, करने से पहले 2 चीज़ें सोचते हैं। पहली कि व्हाट आर माई चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट, है ना। दूसरा,
व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ माई पनिशमेंट, हिंदी में बोलना चाहूँगी मेरे पकड़े जाने के कितने चांसेस हैं। दूसरा कि मेरी पनिशमेंट की कितनी ज़्यादा सिवियरिटी होगी। मुझे ऐसा लगता है भारत देश में शायद चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट का तो मुझे नहीं पता, बट जो पनिशमेंट की सिवियरिटी है वो हमें पता है कि हम आसानी से छूट जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि खौफ नहीं है टू कमिट दैट क्राइम। देखो, आपने जो बात कही है ना वो बिल्कुल सही कही, मतलब, और ये सब पर लागू होती है, सिर्फ बलात्कार पे लागू नहीं है। जैसे इतनी करप्शन है हिंदुस्तान में, तो सब चीज़ें इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि सिस्टम नहीं है इफेक्ट, जो सिस्टम विच इज़ मेंट टू कंट्रोल देम, द सिस्टम विच इज़ मेंट टू चेक देम, टू पनिश देम, वो खुद उसमें लिप्त है, संलिप्त है। जो आप पुलिस के अधिकारी है जो कि उसको क्राइम को रोकना था, वो पैसा देकर एक्यूज की तरफ हो जाते हैं, केस को कमज़ोर कर देते हैं। तो वो एक कारण है, और वो भी कोई ओवर द नाइट चेंज आने वाली बात नहीं है। बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। प्रकाश सिंह की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स में कब से काम चल रहा है, कब से वो जजमेंट आती है, लगती है। पुलिस रिफॉर्म सबको पता है कि समाज को सुरक्षित बनाना है। अगर महिलाओं को भी सुरक्षित की बात आती है तो पुलिस रिफॉर्म्स इज अ मस्ट। तो वो पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। और जो पुलिस है बहुत कम है, जितनी संख्या में पुलिस होनी चाहिए आबादी को देखते हुए, वो उसके संख्या से आधी भी नहीं है। तो इसलिए वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, ये हम सबको पता है। और फिर वो सिस्टम और अधिक कमजोर हो जाता है जब जो अपराध करने वाला बलशाली होता है, व्हेन ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, चाहे वो पैसे से होता है, चाहे वो ताकत से होता है, चाहे वो पावर से होता है। तो पुलिस का सिस्टम जो कमजोर तो है, पर वो और कमजोर हो जाता है। और जो कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, पुलिस का सिस्टम उसके ऊपर सबसे चढ़ता है। ठीक, ना केवल चढ़ता है, एक बलात्कार के लिए एक लड़के को पकड़ेंगे, अगर मान लो 19 साल 20 साल के लड़के को बलात्कार में पकड़ा गया, तो जो बाकी क्राइम्स होते हैं ना उस थाने के, कोई चोरी का, कोई और डकैती का, वो तीनों चारों क्राइम उसी पे खोल देते हैं कि भाई ये तो अब हत्या चढ़ गया, इसका कोई आगे पीछे है नहीं। तो जो चोरी डकैती का कुछ होता है वो भी पुलिस उसके ऊपर खोल देती है कि वो केस भी सॉल्व हो गया, यही क्रिमिनल है उसमें। तो ये एक अलग सी बात है कि इस तरह से क्राइम को जो चेक करने वाला मैकेनिज्म है वो अपने आप में ऑनेस्ट नहीं है, और मतलब और इफेक्टिव भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आल्सो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने मेंशन की। जब मैंने अब कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में करना था कि गैप आइडेंटिफाई करने हैं, तो पहला गैप ये हुआ कि पुलिस फोर्स जो सुरक्षा के लिए हमारी है, वो उनका स्ट्रक्चर वो इतने ज़्यादा है ही नहीं कि वो इतने ज़्यादा केसेस संभाल पाए। नंबर 1 कि ये यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और करप्शन एग्जिस्ट करने के बाद जो लोग सच में काम करना चाहते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और ये केसेस डिले हो जाते हैं। तो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना इज़ पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये तो मैंने एक बात बताई थी कि अपराधों को, जैसे बोला कि किसी के दिमाग में अपराध करने से पहले क्या आता है, तो वो तो एक क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है या वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है कि वो अपराधी अपराध क्यों करता है, जिसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या और पुलिस का आपने जो उदाहरण दिया था तो मैंने उसको सपोर्ट किया, और मैंने आपको हिंदुस्तान में उस मुद्दे पे चल रही जो व्यवस्था में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। एक एस्पेक्ट है अपराधी अपराध क्यों करता है, पर उससे भी बड़ा जो कारण, क्योंकि मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य रही, हमने इसके ऊपर बहुत काम भी किया, तो मेरी हमेशा से बात ये मेरे संज्ञान में ये रहता है कि अपराधी अपराध क्यों कर रहा है। मान लो उसको सेक्स की अर्ज हो रही है, तो क्या उसको बलात्कार करके ही उसकी वो सेक्स की अर्ज दूर हो सकती है? नहीं। तो मतलब उसको जानकारी नहीं है उसके ऊपर, लेके उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मतलब अर्ज ऑफ सेक्स कैन नॉट, द ओनली सोल्यूशन इज अ रेप। आई थिंक उसके ऊपर भी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा वातावरण है कि सेक्स शब्द ही नहीं इस्तेमाल करना, और तो सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी डाउनलोड हिंदुस्तान में होती है, पर सेक्स का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक जो सेक्स एजुकेशन, नॉट ओनली इन स्कूल्स बट एवरीवेयर, पीपल शुड हैव सम आउटलेट जहाँ पे वो पूछ के बात कर सके कि मुझे ऐसा लगता है तो मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ये सेक्स की अर्ज, जो आज हम बलात्कार की बात कर रहे हैं, आज करके लड़के भी विक्टिम बनते हैं महिलाओं के द्वारा। मतलब ये भी एक अपकमिंग, व्हेन द वुमेन आर बिकमिंग पावरफुल, उनके पास पैसा है, उनके पास साधन है, ताकत है, तो उनकी जो सेक्स की अर्ज होती है तो उनके भी विक्टिम कुछ पुरुष
जो उनके मताहत स्टाफ होता है वो बनते हैं। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो डिग्निफाइड तरीके से, ये नहीं कि मुझे सेक्स की अर्ज होती है तो मैं क्या करूँ, तो एक गिल्ट के साथ वो बात करें, क्योंकि सेक्स की अर्ज होना तो बहुत नेचुरल है, कोई आपको ही थोड़ी हो रही है, पूरे समाज को ये शादी का जो पूरा सिस्टम है वो उसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर 2, कि उसको पता चले मैंने इसके लिए क्या करना है। समाज जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है उसी को कोसना शुरू कर देता है, जैसे कि पहले मैंने बोला तू छोटे कपड़े पहनती है, दूसरा बोल दिया कि तू घर से बाहर निकली रहती है, तीसरा बोल दिया कि तू 12 बजे रात को आती है, 7 बजे रात को आती है। तो वो उस जो अपराधी था, मतलब जो बलात्कार का विक्टिम है, वही एक गिल्ट के साथ जीना समाज में शुरू करता है। तो वो एक विक्टिम को आप ये मानते हो कि तू ही दोषी है, ये कितनी अजीब सी विडंबना है। जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल था यहाँ पे पेश करना चाहूँगी कि एक सेक्सुअल नेग्लेक्ट करके एक टर्म होती है। उसका मतलब होता है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जनरली आप उसे हर चीज़ सिखाते हो कि रोड क्रॉस करनी है, राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, और रेड लाइट देखनी है, कार किस तरफ से आ रही है देखनी है। क्यों करते हो आप ऐसा? ताकि आप चाहते हो जब आपका बच्चा रोड क्रॉस करे तो उसे कोई ठोक ना दे। जब आप अपने बच्चे के साथ सेक्स एजुकेशन की बातें, अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन, एज अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन नहीं करते और आप उसे नहीं बताते कि ये मैस्टरबेशन क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, अर्जिस क्या होती है, गुड टच बैड टच क्या होता है, आपको किस नज़र से कोई देख रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आपको नो बोलना होता है, ये एज अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन जब आप नहीं करते तब आप अपने बच्चे को उस रोड पे खुला छोड़ रहे हो कि उसे पता भी नहीं है, उसे वो कार ठोक कर चली जाएंगी जो उसे पता भी नहीं एग्जिस्ट करती हैं। फिर यहाँ की एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्नोटेशन आती है कि इंडियन पेरेंट्स कहते हैं कि सेक्स की बात करने से बच्चे के दिमाग में सेक्स आ जाएगा समय से पहले, मगर वो ये नहीं समझते कि सेक्स तो वैसे भी आ रही है, आप उसे एजुकेट नहीं कर रहे हो तब भी आ रही है। एक सर्वे करा गया था जिसमें बहुत सारे लोग ऑडियंस में बैठे और उनसे पूछा गया, बताओ आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी पीनेस या वेजाइना की बात की है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। कभी सेक्स एजुकेशन की बात की है? नहीं उठाया। बट आप सबको पता है? हाँ पता है। कैसे पता है? अपने दोस्तों से, अपने इंटरनेट से। तो ये बड़ी अजीब बात है और ये इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन दिस कॉन्वर्सेशन, कि मुझे नहीं पता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन कब रिलीज़ होगी, कब इंट्रोड्यूस होगी, फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में होगी। बट एज सोसाइटी, हम एज़ पेरेंट्स, हम एज़ ब्रदर सिस्टर्स, हम एज़ गार्जियंस अपने छोटों से, अपने जैसे लोगों से सेक्स एजुकेशन की बात करना शुरू करें। और इसकी एक केस स्टडी भी थी। हरियाणा में एक ज़िला था जहाँ बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ गए थे, तो वहाँ पर तारों की टोली करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन द स्कूल्स फॉर सेक्स एजुकेशन, और वहाँ पे विद इन 2 years 30% रेप्स डिक्लाइन हुए, क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सेक्स की बातें करोगे तो बच्चों में अर्जेस आ जाएंगी, बल्कि उनमें समझदारी आ जाएगी। डिले इन प्रेगनेंसीज देखी गई इन एरियाज। अगर तुम जैसे सेक्स एजुकेशन की बात कर रही हो, तो स्कूल में तो सेक्स एजुकेशन एक मसला है, पर मैं कह रही हूँ वो जो स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन में ना, उसमें पेरेंट्स को देना चाहिए एजुकेशन। यस। बच्चों को क्या दोगे? जब बात कर रहे हो तो पेरेंट्स के साथ बच्चों से बात करो, ताकि वो इनहिबिशन सेक्स की खत्म हो। यस। मैं कह रही हूँ सेक्स शब्द नहीं बोलना, बाकी सब कुछ कर रहा है, उसका डर है, उसका शेमफुलनेस है, तो वो जब आप उस पर चर्चा, परिचर्चा, मेंस्ट्रुअल जैसे मेंसेस होना, रक्तस्राव होना, उसकी बात करो माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ लड़की। अब यही बहुत बड़ी बात होगी, तो मैडम आप तो बिगाड़ दोगे कि पिता के सामने बच्ची से मेंस्ट्रुएशन की बात करना। हाँ। अरे उस पिता को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि उसकी 11 साल 12 साल की बच्ची को जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या होता है? व्हाई शुड अ फादर नॉट नो? ही इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। वो बच्चा है। और जो ये सारी कहानी है कि कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, और आपने जैसे डेटा बताया कि कम हो गए, प्रेगनेंसी डिलेड होगी, पर बात नहीं करेंगे। शादी जिस दिन होगी, सो कॉल्ड सुहागरात, दूसरे दिन वो जो घर की बड़ी बुजुर्ग औरत पूछेगी तेनू मतलब महीना होया कि नहीं होया, मतलब पहली ही रात में प्रेग्नेंट हो जाए वो लड़की,
विदाउट मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ लेना नहीं एक देना, पर एक्सपेक्टेशन इतनी आई है कि अब तुम्हारी शादी कर दी ना तो 24 घंटे के अंदर तुमको प्रेग्नेंट हो जाना। ये भी सच्चाई है। True that. Because of my practice as a mediator and a lawyer, I get to know people who talk to me about their very private affairs. So many a times I get complaints from the women or the wives that my husband is not a good performer as far as sex is concerned. बलात्कार भी एक मसला है, पर औरतों की संतुष्टि नहीं होती उसके बिहेवियर से, वो भी एक मसला है जिसको हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। वो है क्योंकि कोई बात नहीं करता, तो इसलिए वो संज्ञान में नहीं आती बात। आपने पीरियड्स की बात की, तो इनफैक्ट मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। जब शुरुआत में व्हेन आई गॉट डाउन, तो मम्मी पापा को बोलती थी कि इसकी तबीयत ख़राब है। हाँ। है ना, ऐसे बोलते हैं हम जनरली कि इसकी तबीयत ख़राब है, ऐसे कुछ मत बोलो, ऐसे सोने दो, मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। देन आई वॉज द इनिशिएटर वन कि जो पापा को जाके बोलेगी कि मेरे को पीरियड्स हैं, तो थोड़ी बहुत इनोवेशन देखने को मिलती है आपको इनिशियल डेज में। उसके बाद मैंने अपने घर में ये रूल बना लिया कि वो काले पॉलीथिन में नहीं आएगा। वो मैं प्रॉपर जब पीरियड्स हो रहा है तो पीरियड्स ही बोलूँगी। आज की डेट में मैं इतनी वोकल हूँ अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ, कि मेरे पापा खुद ला के मुझे देते हैं। क्या है उसमें? हाँ, अब वो चेंज आपको लाना। सैनिटरी नैपकिन है वो, बिल्कुल वो ब्लड आपके वजह से नहीं और वो नेचुरल निकल रहा है। तो वो लिटरली उनको कोई नया कंपनी का सैनिटरी कंपनी वाला मिला, दोस्त बन गया, उन्होंने बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स मुझे ला के दिए कि देखिए नई टेक्नोलॉजी के। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो दैट कॉन्वर्सेशन इज मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैंने वो सफ़र तय किया है फ्रॉम इनहिबिशन एंड थ्रू योर दिस पॉडकास्ट दिस मैसेज शुड गो दैट द फादर शुड बी रिस्पांसिबल फॉर हर डॉटर्स मेंस्ट्रुएशन। व्हाई डू वी टेक ऑल आउट ऑफ इट? एग्जैक्टली। एक और केस मुझे ध्यान आया, मैं क्योंकि आपके पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आई वाज रनिंग थ्रू फैक्ट्स। एक गांव में, हरियाणा के ही एक गांव में, एक 12 साल का लड़के ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। क्योंकि वो जब चारपाई से उठी तो प्रॉपर ब्लड था, तो उसे लगा, सिर्फ उसे सेक्स के बारे में ही पता था कि इसने अपनी वर्जिनिटी खो दी है, तो ये इतनी छोटी उम्र में मुंह काला करवा के आ गई है, तो उसने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसे मेंस्ट्रुएशन की नॉलेज ही नहीं है। तो सर इट्स नॉट जस्ट लिंक्ड विद इनहिबिशंस टू फादर एंड डॉटर एंड हम पीरियड्स की बात नहीं करेंगे, इतने बड़े क्राइम्स भी हो सकते हैं जब आपके पास नॉलेज नहीं हो। सिर्फ वो उसकी बहन सिर्फ पीरियड्स हुई थी और उन्होंने उसको मार दिया। ट्रू। सो केसेस लाइक दिस एग्जिस्ट एंड दिस नीड्स टू बी वोकलाइज्ड। यस। अब हम बात करते हैं, मैम आपने बोला आप इतने सारे केसेस के साथ डील करते हो, तो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में आप बताना चाहोगे? तो बच्ची थी दैट 7-8 साल की उम्र की थी, उसकी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसकी जो फ्रेंड थी उसके पापा पढ़ाते थे उनको, तो उस घर में जाती थी। वो भी 8 साल की बच्ची थी, और उसके पिता उसके जो फादर थे वो एक पंडित थे, मतलब उसके फादर जो थे, तो वो पढ़ाते थे, वो बच्ची पढ़ने जाती थी। अब घर से तो वो जा रही है, पढ़ने जा रही है, सब कर रही है। अब वो बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ, वो मैं अभी तो वो बात नहीं आती। वो कुछ समय के बाद अपनी 10 साल की बहन से वो बात करती है। उस 8 साल की बच्ची के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माँ से बात करे, क्योंकि वो डर रही है कि जो उसके साथ हो रहा है वो उसके लिए वो खुद ही कोई अपने आप को दोषी ठहरा रही है। तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माँ से बात करे या अपने पिता से बात करे, वो अपनी 10 साल की बहन से बात करती है। अब वो 10 साल की बहन समझदार मतलब मैं ये कहूँगी कि वो समझदार थी लड़की, उससे जो 2 साल बड़ी थी, वो अपनी माँ से बात करती है। अब वो अपनी माँ से बात करती है, तो माँ जब बात सुनती है, अब वो माँ को ठीक बात ही नहीं कर पाती। वो बच्ची 8 साल की बच्ची है, जब माँ उससे पूछती है या बताती है, वो उससे नहीं, उसको समझ में आता बात को कैसे करना है। फिर उसको गिल्ट भी है कि मैं अपनी बेइज्जती हो रही है मेरी इस पूरे चैप्टर में। फिर वो लोग उसको मेरे पास लेके आते हैं, किसी रेफरेंस उनको पता चलता है, एज एक लॉयर के पास लेके जाते हैं। तो मैंने उस लड़की, मुझे पता है मैंने कितने एफर्ट्स के साथ उस लड़की से उसकी बात उगलवाई, क्योंकि अंकल ने मेरे को ऐसा, मतलब मुझे से मेरे साथ गलत काम किया। अब मैंने कहा, अब वो मेरे गलत काम कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब गलत काम करना, थप्पड़ मारना भी हो सकता है, चूंटी काटना भी हो सकता है, किस करना भी हो सकता है,
तो गलत काम करने का तुमको बताना होगा कि गलत काम क्या किया. एंड शी वॉज सो हेजिटेंट. एंड आई वॉन्टेड हर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर फादर एंड इन फ्रंट ऑफ हर मदर, बिकॉज अगर इनके सामने नहीं बोलेगी तो कोर्ट में कैसे बोलेगी. वो अब अलग बात है कि कोर्ट में जब उसकी एग्जामिनेशन होता है वो चैम्बर में होता है, पर सामने वाला वकील तो होता है, वो अक्यूज तो होता है. अगर अभी उसकी इनहिबिशन खत्म नहीं होगी तो आगे कैसे करेगी. तो मैंने उस बच्ची को बहुत समझा के कर करके, मतलब समझा इन द सेंस कि कैसे उसको बोलना है, उसको बताना है कि गलत काम, ये कह के बात खत्म नहीं होगी कि अंकल ने मेरे साथ गलत काम किया. जज अपने चैम्बर में गवाही स्टेटमेंट लिखता है बच्चे की, पर उस एक्यूज के सामने लिखता है. एक्यूज का वकील भी होता है और एक्यूज भी होता है. फिर एक्यूज का वकील उसको क्रॉस एग्जाम भी करता है. ऐसा नहीं है कि उसने बयान दे दिया तो वो फांसी चढ़ गया मतलब उसको सजा हो गई. तो वो 8 साल का, वो 10 साल का बच्चा हो गया, तो ये मान के चलो ये नहीं है कि वो बच्चा है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा. क्रॉस का समझती है ना, अब सामने वाला वकील उससे जिरह करता है कि उसको झूठा साबित करने की कोशिश करता है. बिल्कुल, कि जो तुम ये कह रही हो या अपने माता पिता के कहने पे कह रही हो, या तुमने तो 1 साल तक, ये तुम घटना तब की बता रही हो और 1 साल तक तुम चुप रही. तो इस तरह से करते कराते उस बंदे को सज़ा होती है. उसके बाद वो अपील में जाता है, मतलब नीचे की कोर्ट में उसको सज़ा होती है, फिर वो अपील में जाता है. फिर अपील में जो एपेलेट कोर्ट भी उसको सज़ा देने की बात होती है, तो वो मैटर फिर होता है ना प्रेशर क्या, लोगों को लगता है चल भाई इसको हम जेल भिजवाएंगे करेंगे, तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई बच्ची की, कुछ हो गया, तो मैटर फाइनली सेटल हो जाता है. क्योंकि वो भी एक सोच है, और कोई सुनने वाला आपका ऑडियंस कह सकता है कि ये क्या मतलब है, उसको तो 10 साल उसको जेल में जाना चाहिए था तभी किसी को सबक मिलता. वो आप उसके लिए बोल रहे हो. जब तुम्हारी अपनी बेटी अपनी बहन पे वो बात आएगी कि कुछ अगर उसको इतना ट्रॉमा के बाद अगर उसको वैसे कुछ हो रहा है, वो एक वो अलग मसला है. परंतु उस बच्ची के साथ उसको वो बोल पाना, ये बता पाना कि वो गलत काम, क्योंकि आज पेनिस बोलना किसी के लिए भी शर्म की बात होती है. किसी बच्चे के लिए अपने अंकल की वो उस पेनिस को, अब वो उसको बताया गया कि तुम बोलो कि पेशाब करने वाली जगह, और कैसे बताओगे उसको जहां से पेशाब करते हैं, मतलब और आपको क्लैरिटी चाहिए क्या एग्जैक्टली क्या वो बॉडी पार्ट था. और अपने बॉडी पार्ट का भी आपको बताना होगा वो 8 साल के बच्चे को कि जहाँ से सुसु करते हैं, क्योंकि अदरवाइज कैसे पता चलेगा आप वजाइना के लिए बोल रहे हो, पेनिस के लिए बोल रहे हो, कैसे पता चलेगा. तो सब चीज़ें इसलिए, जैसे जो सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं सेक्स से जुड़े हुए, इनको बोलने में बच्चों को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. इसके साथ जो डिफेंस आता है ना, जो मैं कह रही थी कि वकील जिरह करता है, तो जनरली डिफेंस ये आता है कि जो व्यक्ति है वो तो MA BEd है, वो तो स्कूल में टीचर है, उसकी तो पत्नी उसके साथ बहुत खुश है, उसकी अपनी 4 लड़कियां हैं, तो ये डिफेंस में लेके आते हैं. ये क्यों करेगा, ये ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसकी सेक्सुअल अर्जेस हैं. वो उसके वो सब कुछ ये सब कुछ हो सकता है कि वो टीचर हो सकता है, वो एक सुखी पत्नी का पति हो सकता है, वो 4 लड़कियों का बाप हो सकता है, बावजूद उसके कि उसकी सेक्सुअल अर्जेस हो सकती हैं, जिसके लिए उसने एक छोटे बच्चे को उसका विक्टिम बनाया. जब किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उस विक्टिम का, या फिर बेटर वर्ड टू से उस सर्वाइवर का, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? पहले तो जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों, क्योंकि बलात्कार भी कई प्रकार के हो गए, जैसे मैंने आपको कंसेंचुअल बताया था. सबसे पहले मेरे दिमाग में डाउट आता है कि सिर्फ मेरे गवाही से ही सामने वाले की सजा हो जाएगी, कि या फिर मेरे एविडेंसेस भी लगेंगे? कोई भी चीज़, कोर्ट का कुछ भी काम ऐसा कोई सिंपल और सीधा स्पष्ट तो नहीं है. गवाही होगी तो सजा होगी, FIR होगी तो सजा होगी, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? वो तो नहीं है, ये मान के चलो. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सजा दिलवाने के लिए, और एक अच्छा काबिल वकील भी होना चाहिए आपके साथ. जैसे होता है ना कि वजन कम करना है आपको, तो जी ये कर लो, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, पर एक सपोर्ट होती है. कोई डाइटिशियन आप हायर करते हो जिसको आप पैसा देते हो, कोई आप फिजियोथेरेपिस्ट करते हो. तो इसी तरह जब आप मुकदमे को लड़ रहे हो तो आपके पास एक अच्छा वकील जरूर होना चाहिए. और अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो लीगल एड है जहाँ से आपको वकील मिलता है. तो ये तो मान के चलो कि पहले आप किसी वकील के पास, किसी प्रोफेशनल के पास जाओ अपनी समस्या को लेके, कि वो आपको बेटर गाइड करेगा. और कहीं पैसे के चक्कर में पड़ो ही मत, सीधा लीगल एड सेंटर चल जाओ, हर कोर्ट में लीगल एड है. मैं थोड़ा सा पीछे आती हूँ. जैसे खुदा ना खास्ता XYZ के साथ ये हुआ है, तो मैं उस पॉइंट से पूछ रही हूँ आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी. मेरे दिमाग में ये कहता है लॉजिकल माइंडसेट कि उस वक्त मुझे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, नहाना नहीं चाहिए. वो देखो, अगर उस तरह से तुम नॉलेज दे रही हो तो मैं फिर उसमें, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन के लिए अभी वो आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट उसमें भी मैं
जो बात जैसे घटना का पता चलता है किसी स्टेज पे भी वो पब्लिक होती है। वो लड़की ये ऐसा शेयर करती है, माँ से करती है, दोस्त से करती है, किसी से भी करती है। फिर भी मैं कहूँगी कि पहला काम होना चाहिए कि एक वकील को आप संपर्क करो। अच्छा। एक फोन या कुछ भी जिस तरह भी बात होती है किसी प्रोफेशनल से आप बात करो। ठीक है। अब बलात्कार भी कई प्रकार का होता है, क्योंकि पहले जो बलात्कार था 2013 से पहले की डेफिनेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स था। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट दी विल, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ रेप। बट आफ्टर 2013 इट इज नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स अलोन। आज की तारीख में बलात्कार जो भी, जिसको आप ओरल सेक्स बोलते हो, कि लड़की के प्राइवेट पार्ट, उसके वजाइना को टच करना, उसको लिक करना, उसको उसके साथ मतलब फिंगर करना, तो वो भी बलात्कार है। सिमिलरली पुरुष के जो पेनिस है, जो उसका प्राइवेट ऑर्गन है, उससे महिला से टच करवाना, उसको लिक करवाना, किस कराना, तो वो भी बलात्कार है। तो ये आज की तारीख में जिसको अब इंटरकोर्स तो बलात्कार है, पर जिसको ओरल सेक्स की डेफिनेशन में डाला जाता है वो भी बलात्कार की परिभाषा में ही आता है। ठीक है। तो जहाँ तक कपड़े बचाने करने वो वाला है जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और उसमें क्या है कि आपका स्पर्म जो, क्योंकि इंटरकोर्स अगर हुआ और उसमें उसने डिस्चार्ज किया तो उसके स्पर्म्स वेजाइना में होते हैं। तो वेजाइना में जब स्पर्म्स होते हैं तो वो जब, क्योंकि वो लड़की जब उसके बाद वो अंडरवियर पहनती है तो उसमें भी वो स्पर्म्स आते हैं, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद अगर उसने अंडरवियर जो भी पहना तो संभावना है कि वेजाइना का जो फ्लूइड है और जिसमें कि स्पर्म्स हो सकते हैं वो उसके उस अंडरवियर पे भी आते हैं। तो आपको वो वाला तो जब आप थाने में जाने से पहले उस अंडरवियर को तो आप पहने ही रखोगे टाइप्स, मतलब दैट इज अ सेफ्टी काइंड ऑफ अ थिंग। वो करना, नहाना आपको नहीं है, कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना है। और पुलिस के साथ भी क्या होता है कि पुलिस जो वेजाइना, जो सेक्स रेप की किट होती है, वो कुछ नहीं होता उसमें। उसमें एक वेजाइना, मतलब हॉस्पिटल जाओगे, पुलिस आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाएगी, तो होता कुछ नहीं, एक वेजाइनल स्वैब लेना होता है। वेजाइना में वो एक कॉटन का वो डालेंगे और अंदर से उसको घुमा के वो स्वैब को लेते हैं। उस स्वैब को वो फिर फॉरेंसिक टेस्ट होता है जिसमें कि वो स्पर्म्स है या नहीं है वो ऐसे पाया जाता है। पर वो डॉक्टर भी उस काम को वो कहते हैं जी हमारे पास तो किट नहीं है या कुछ भी ऐसा, जबकि वो बिल्कुल सिंपल काम है। वो है कि आपने रख लिया, पर हॉस्पिटल में जाके भी आपको कहना है कि मेरा वेजाइनल स्वैब लिया जाए, मतलब आपको कहना पड़ेगा, पुलिस से भी कहते रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भी जाते, क्योंकि द मोमेंट अगर वो स्वैब, और वो टाइमली लेना पड़ता है। अब जैसे यूपी के एक बलात्कार का पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी ने बोला, क्योंकि एक्यूज को बचाना था, उसको बड़ा पावरफुल व्यक्ति था, तो उसने बोला कि जो उसके वेजाइनल स्वैब था उसमें स्पर्म्स नहीं पाए गए। उसने बयान दे दिया स्पर्म्स नहीं पाए गए होंगे, बयान उसका सही है, पर उसका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया क्योंकि उसका स्वैब ही 10 दिन के बाद दिया गया। फिर क्या, 10 दिन के बाद आप वेजाइनल स्वैब लेके कहते उसमें स्पर्म्स नहीं पाए गए? वो लेना बेमानी था, वो लेने का मतलब नहीं बनता था, पर आपने तो लोगों को बता दिया, लोग ये समझ गए कि उसमें स्पर्म्स नहीं है। तो अगर हम जो फॉरेंसिक, जो अगर स्वैब ले लिया जाए, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, उसको प्रिजर्व ढंग से किया जाए, उसको टाइमली फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाए, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें बहुत मतलब मेहनत वाली चीज़ें है ना, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन उसका हो जाए, तो वो लड़का तो बलात्कार में फंस गया, क्योंकि उसका स्पर्म्स ले लेंगे आप। बस अब इतनी सी बात रहेगी कि वो वॉलंटरी था या वो विदाउट विल था, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वो प्रूव हो जाता है, कुछ उसके बाद आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पहला इज सीक प्रोफेशनल हेल्प, लॉयर को कॉल करो। दूसरा इज गो टू पुलिस एंड मेडिकल चेकअप कराओ, एविडेंसेस को गो टू डॉक्टर, हाँ एविडेंसेस को बचा के रखो। तीसरा, अब जब हमने फाइल कर दिया है तो उसके बाद क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, कि जस्टिस मिलने में कितनी देर लगती है, क्या प्रोसीडिंग्स होती है? एक्चुअली ना डोंट यूज द वर्ड जस्टिस, क्योंकि जस्टिस भी बड़ा सब्जेक्टिव सा है। वो केस आगे कैसे बढ़ता है उसकी बात है, क्योंकि केस का अब हर चीज़ में, जैसे वकील आप कर लोगे ना, तो क्योंकि हर चीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है। हमारी तो सारी उम्र बीत गई इसमें, FIR दर्ज होगी तो ये थोड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर, पुलिस के पास काम ही बहुत है। VIP सिक्योरिटी का इतना बड़ा काम है, उनके पास रोज़ VIP के 10 सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो पुलिस के पास बेचारों, आज ही रामनवमी का जुलूस है, आज ईद है, तो काम करने के लिए उनके पास यही काम से फुर्सत में, तो लॉ एंड ऑर्डर पे आए ना वो, तो टाइम ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कि हम जो एफर्ट कर सकते हैं
कि पुलिस के पास हम गए, फिर हमें उस आईओ के पीछे पड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ है, जो हमें मार्क हुआ है। अब आप नहीं कर पाते, लोग डरते हैं, लोग तो पुलिस के नाम से डरते हैं। कोई पुलिस वाला नीचे आके तुम्हारे गेट के आगे खड़ा हो जाए और बेल बजा दे कि आंचल कहाँ है, तो लोग तो डर जाएंगे कि क्या हो गया। तो इसीलिए वो पुलिस की, जो मैं वकील की बात कर रही थी, कि वकील उसके पीछे थोड़ा पड़ा रहेगा, फ़ोन करेगा, हाँ जी सर आईओ साहब कब कर रहे हो, क्या, थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा, अरेस्ट कराने में मदद करनी पड़ेगी। वो तो भागा हुआ है, तो आपको पुलिस का मदद करनी पड़ेगी, उसके साथ जाना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा अरेस्ट करवाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन, फिर उसका मेडिकल हो, ये भी आपको ही, क्योंकि हमेशा जो पुलिस के केसेस में जो बरी होते हैं मुलजिम, वो इस कारण उसका यही रहता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही पुअर होती है। तो आप ही इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रोल करते हो, पुलिस के द्वारा करवाते हो, तो उसका मेडिकल हो, ये हो, गवाहियाँ हो। जिस लड़की की जब बलात्कार हुआ तो पहली बार उसने किससे आके बात की, अपनी माँ से बात की, तो वो विटनेस है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो डॉक्टर विटनेस है, या और भी वातावरण, उस व्यक्ति के साथ उसके कैसे संबंध थे, कंसेंचुअल नहीं था, वो अगेंस्ट द विल था, तो उसके लिए करने के लिए आपको एविडेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे बलात्कार हुआ, उसके बाद आप पार्टी में आ गई और आपने बोला कि अभी तो मेरी 2 घंटे पहले बलात्कार किया और आप पार्टी में खड़ी हुई हैं, आप डांस कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें, गवाहियाँ आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी कि इट वॉज अगेंस्ट विल। Got it. The action or the lodging of an FIR should be as early as possible. The more you delay, the case becomes weaker. The delay to the case makes it a weak case. आपकी जर्नी में बहुत सारी केसेस आपने डील करे हैं, और कोई केस आप शेयर करना चाहोगे? जैसे मैंने बोला ना कि आम तौर पे बलात्कार के जो वो वाले केसेस होते हैं, जो जेन्युइन मतलब जिसमें अगेंस्ट द विल और फोर्सिबल रेप किया जाता है, वो केसेस कम ही होते हैं। वैसे अच्छा, वो कम ही होते हैं। ज़्यादा करके तो अभी जैसे लिव इन का है। ओके। अब वो लिव इन, जब अगर आपकी मतलब बात नहीं बनी, शादी के लिए इनकार हो जाता है, तो वो बलात्कार बन जाता है। आज की तारीख में कानून बन गया कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो इट्स अ रेप। नाउ विद दिस लॉ देयर इज अ लॉ व्हिच सेज दैट विदाउट मैरिज, if the person who had sexual intercourse with you on the pretext of getting married, if he doesn't marry, then he commits a rape. हाँ, मैंने अभी पढ़ा था सेक्शन 69 ऑफ BNS विच सेज के फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। वो जो आपका consent था, that was not voluntary. Consent was a consent under the pretension of marriage or promotion or promise. So it was not a consent which we call it as, it was not an informed choice, but the choice was under some compulsion. So that is a rape. मैम, एक और इशू है जिसके बारे में कम बात होती है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो सवाल ये रहेगा कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर भारत की महिला को पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू देयर सेफ्टी एंड डिग्निटी एट देयर वर्क प्लेस? देखो, इसके ऊपर पूरा कानून है, वो भी 2013 में आया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो वो जो कानून है, और ये जो कहानी आती थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, तो क्या है ये, अगर आप एक्सप्लेन करो। सारी एक भंवरी देवी नाम की महिला थी, वो साथिन थी, वो राजस्थान सरकार में साथिन का काम करती थी। मतलब जितने ये कुरीतियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए वो सोशल वर्कर जैसे होती है, तो वो काम करती थी, और बाल विवाह को रोकने के लिए वो काम करती थी। वो आखा तीज एक फेस्टिवल होता है जिस दिन बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। तो जब बाल विवाह हुए तो उसने कहीं बाल विवाह रोके। अब जब बाल विवाह रोके तो जो वहाँ के जो नामी ग्रामी लोग थे, वो एक औरत की औकात क्या है, ये बाल विवाह मतलब हमारी तो ये कस्टम है, कल्चर है, और ये ऐसे रोक रही है, तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और मैं जब ऐसी जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ, भैया अगर उस भंवरी देवी का कत्ल कर दिया गया होता तो आज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान नहीं होता। उस भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो इसलिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बनता है। सामूहिक बलात्कार होता है कि मतलब महिला है, तू औरत है, तू ध्यान रखियो। अगर उसके टांग पैर तोड़ देते तो कोई बात नहीं थी, पर क्योंकि वो महिला है तो इसलिए उसको क्योंकि उसने जो काम किया था उसको जब सबक सिखाया गया तो सामूहिक बलात्कार किया गया उसके साथ। तो तब विशाखा जो है, ये 4 संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट आया। मतलब तब तक अभी महिलाएं इतने काम पे निकली नहीं थी,
तो यही मसला बना कि अगर काम का स्थान सुरक्षित नहीं होंगे, जैसे मैंने बोला कि मूवमेंट होना, काम करना, तो जब तक ये एश्योरेंस नहीं होगी कि काम का स्थान सुरक्षित है, महिलाएं काम पे नहीं निकलेंगी। वो बड़ी बात नहीं है कि समाज सुरक्षित होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में महिलाओं को काम करना चाहिए। आज अगर आप महिला हैं और आप इतना बड़ा पॉडकास्ट चला रही हैं, अगर आप नहीं चलाती, मान लो क्योंकि आप महिला हैं, ठीक है, तो फिर क्या इतना बड़े जो समाज को देन थी, इतने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, इतने लोग आपके पास आते हैं, इतनी बातचीत को आप फैलाते हो, वो पाता क्या? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप सिर्फ इसलिए कि मैं महिला हूँ, मैं ये करने से मेरे लोग पीछे पड़ जाएंगे, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो इतना बड़ा जो एक चैनल था, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका सोसाइटी में आया, वो रह जाता। तो जब भंवरी देवी को लेके जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डला, तो उसके पीछे मकसद यही था कि कार्य के स्थल सुरक्षित नहीं होंगे तो महिलाएं काम पर नहीं निकलेंगी। एंड उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो है, तो वो इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। मतलब काम पे ये नहीं है कि आपको सुरक्षित होना है, पर सुरक्षा का ये भी मसला है, ये भी उसके साथ उसमें ये शामिल है कि आपके साथ इज्जतदार व्यवहार किया जाए, रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड बिहेवियर होना चाहिए। आप सुरक्षित तो हों, साथ ही साथ आप डिग्निफाइड और आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात की जाए, आपके साथ उस तरह से व्यवहार किया जाए। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद, और उसके बाद 2013 में ये कानून जिसका मैंने अभी, जिसको कॉमनली पॉश एक्ट बोलते हैं। पॉश एक्ट में क्या क्या कवर होता है? पॉश में या सेक्सुअल हैरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस में जो पहली डेफिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सेक्सुअल हैरासमेंट है। तो वो सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है? मतलब वर्क प्लेस भी है, उसमें वो महिलाएं, वही महिलाएं नहीं है उसमें प्रोटेक्टेड जो वहाँ पे काम करती हैं, पर वो सब महिलाएं जो काम के स्थान पर आती हैं। जैसे एक बैंक में जो कस्टमर आता है, जैसे कोई लड़की आर्किटेक्ट है, वो नक्शा बनाने के लिए वर्क प्लेस पे आई, या कोई आपका इस तरह का कोई डॉक्टर आया मेडिकल जांच करने के लिए आई, मतलब तो वो सभी महिलाएं जो उस वर्क प्लेस पे आती हैं, वो सब प्रोटेक्टेड है इस कानून के तहत, पॉश के कानून के तहत। इसके साथ साथ सिर्फ कार्यस्थल वही नहीं है जो जहाँ पे काम हो रहा है, अगर कार्य से संबंधित अगर वो टैक्सी में, ऑटो में कहीं आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो भी वर्क प्लेस के डेफिनेशन में आता है। अगर आप सारे लोग मिलकर कहीं पे पिकनिक मनाने चले गए, या आप कहीं पे ऐसी मीटिंग बाहर जाते हो, तो वो सब कुछ कार्यस्थल पर माना जाता है। ठीक है। और जो सेक्सुअल हैरासमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल हैरासमेंट की। तो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, पहला शब्द उसमें आता है कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध, कॉन्टैक्ट मतलब एडवांसेस, मतलब कॉन्टैक्ट का मतलब सिर्फ टच नहीं है, मतलब आप उसके साथ शारीरिक मतलब कुछ छेड़खानी कर रहे हो, उसको छू रहे हो, छूते रह रहे हो, वो उस तरह से चीज़। एडवांसेस है कि आपने टच भी नहीं किया, आपने कांटेक्ट भी नहीं किया, पर आप उसके ऊपर, जैसे आपकी चेयर है उसके ऊपर आके आप खड़े हो गए, तो मतलब आप उसको हिल नहीं सकते, या रास्ते में ऐसे करके खड़े हो गए, आप टच भी नहीं कर रहे, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, बट आप एडवांसेस हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस उसकी डेफिनेशन आता है। सेक्चुअली कलरेबल रिमार्क्स, वो उसकी डेफिनेशन में आता है। सेक्चुअली कलरेबल रिमार्क्स है कि तो आज तो बहुत पटाखा लग रही हो, बहुत सेक्सी लग रही हो, या तुमने तो मैडम आज जो तुमने पजामी पहनी, मैंने तो सोचा आपने नीचे कुछ पहना ही नहीं हुआ। ये मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आम तौर पे जैसे होता है कि किसी काम के स्थान पे किसी का ये कहना कि मैंने जो तुमने पजामी पहनी है, तो मैंने सोचा कि जैसे उसका कि तुमने जैसे नीचे कुछ पहना ही, मैं तो हैरान हो गया। या तुम्हारा जो आपके शरीर के किसी बॉडी या ऑर्गन को लेकर कोई कमेंट करना, और शोइंग पोर्नोग्राफी, वो भी लगता है कि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है कि आप जब वो महिला अपने डेस्कटॉप पे आके बैठी, या आपने लैपटॉप को खोला, तो उसमें पोर्नोग्राफी उसको दिख रही है, या आपके साथ वो आके बगल में बैठी और आपने अपने टीवी के ऊपर पोर्नोग्राफी चला दी, या अपने लैपटॉप पे पोर्नोग्राफी दिख रही है। तो ये सब सेक्सुअल हैरासमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। और पर इनके साथ एनी अदर एक्ट और फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, एनी अदर एक्ट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल नेचर हैविंग सेक्सुअल कॉनोटेशन, और अनविलिंग, आई मीन उसके तीनों चीज़ें, अनवेलकम, 3 चीज़ें उसमें है। ये तो मैंने आपको फिजिकल जैसे बताया, बोलना करना जी। अब वर्बल, नॉन वर्बल, मतलब वर्बल भी नहीं है पर नॉन वर्बल कैसे, जैसे किसिंग की साउंड है, जैसे सीटी की आवाज़ निकालना, या ऐसे घूरना, मतलब देखना,
तो ये नॉन वर्बल, उसमें होना क्या चाहिए, सेक्चुअल कॉनोटेशन होनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि वो अनवेलकम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई आपको कह रहा है कि तू तो बड़ी सेक्सी लग रहा है, तू कह रही थैंक यू, और उसके बाद आपने बता दिया जी उसने तो मुझे बोला था कि मेरी सेक्चुअल हैरेसमेंट किया, उसने मुझे बोला तू बहुत सेक्सी लग रही है, और आपने अगर थैंक यू वो बोलेगा तो इसने तो मुझे थैंक यू बोला था, तो फिर अनवेलकम नहीं है। और अनवेलकम उतने तक ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जस्टिस केहर उसको लीड कर रहे थे, द देन चीफ जस्टिस, उन्होंने बोला कि वो अनवेलकम को भी थोड़ा सा और आगे जाना है आपको, और थोड़ा गहराई में जाना है कि जिसको वो अनवेलकम है उसने वो सामने वाले को बात बतानी है कि भाई ये अनवेलकम है, देख तू इसको देख, ये जो तू बोल रहा है ना कि तू बहुत सेक्सी लग रही है, माइंड इट, ये काम का स्थान है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। और उसके आगे वो कारण देते हैं कि क्यों बताना ज़रूरी है। वो इसका कारण वो ये देते हैं, बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है, जो रिस्पोंडेंट है, मान लो अंजलि और अजय, अजय ने अंजलि को बोला तू तो बड़ी सेक्सी लग रही है यार, तेरा तो दिल कर रहा है आज मैं तेरे को ना पकड़ दूँ, और सेक्सी ये अजय ने बोला, और अंजलि ने जवाब में बोल दिया थैंक यू, पर ये ऑफिस है, यहाँ थोड़ी ऐसा हो सकता है, ठीक। अब अजय फिर अगर अंजलि को यही बात बोलता है तो बहुत सेक्सी लग रही है, तेरे कपड़े देख, मुझे लग रहा है कि तेरे को पकड़ के ना एक जोर की किस कर दूं। तो अब ये अंजलि को अजय को बताना है कि ये देख काम का स्थान है, यहाँ पर ऐसी बात करेगा ना तो मैं तेरे को फिर तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगी। क्यों बताना है? क्योंकि अगली बार अजय ये डिफेंस ना ले सके कि जो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो अनऑफेंडिंग था, जो मैंने अंजलि को बोला कि तू बहुत सेक्सी लग रही है, तेरे की ड्रेस तेरे पे बहुत सूट कर रही है, गुलाबी गुलाबी गाल है तेरे, तो जो मैंने उसको कहा तो मैं तो ये सोच रहा था कि अनऑफेंडिंग है, मैं उसको ऑफेंड कर ही नहीं रहा था, मैं उसको तारीफ कर रहा था और वो उसको अच्छा लग रहा था। तो इसलिए नॉट ओनली कि उसको ये बताना है कि अनवेलकम है, बट रीज़न बीइंग सो दैट अजय डजंट हैव एन एक्सक्यूज कि मेरे हिसाब से वो अनऑफेंडिंग नहीं था। तो ये एक मोटा मोटी डेफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की, एज टू व्हाट द सेक्सुअल हरासमेंट इज। इससे रिलेटेड क्या केसेस आपने डील किए हैं? इसके रिलेटेड मैंने बहुत केसेस डील किए हैं, मतलब रिलेटेड क्या केस की, बिकॉज आई वाज अ मेंबर ऑफ मेनी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज, many government, many other committees. क्या and चल रहा है इस स्पेस में? as a member National Human Rights Commission also, this was something which was very close to my heart, so we did many researches also कि कितनी जगह पे कानून। अब होता क्या हमारे यहाँ देश में समाज में एक बिल्कुल ऐसा है ना एस्केपिज्म, सब कहते हैं नहीं सब जगह कमेटी है, सब कुछ है, अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें फाइन है, 50,000 का प्रोविजन है, अगर आप नहीं बनाओगे कमेटी, आप नहीं वो करोगे तो फाइन उसके अंदर प्रोवाइडेड है। और आपका जो कंपनीज एक्ट में भी उसमें प्रोविज़न है कि आपको अपनी जो फाइलिंग करनी है, स्टैट्यूटरी जो भी आपने कंप्लायंसेस करनी है, तो उसमें वन ऑफ द कंप्लायंस कि आपके यहाँ पे इंटरनल कमेटी है, ये उसके अंदर भी है। तो लोग कहते हैं वो तो है सब कुछ, तो इसलिए सब जगह कमेटियाँ बनी हुई हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। हर जगह जैसे मुझे पता है 30,000 कोर्ट में लिखा होता था कि रिश्वत लेना और देना अपराध है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रिश्वत ली या दी नहीं जा रही, और वो अपराध आपने बनानी है तो उसका मतलब भी नहीं है कि रिश्वत नहीं ली दी जा रही। तो कानून बन जाना होना और कानून का वहाँ पे लागू होना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मैं तो जिस कार्य के स्थल पर जाती हूँ तो मैं पहले देखती हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्पिकेशियस प्लेस पे कमेटी होनी चाहिए। कमेटी का जो स्ट्रक्चर है कि उसमें चेयरपर्सन कौन है, उसके मेंबर्स कौन है, किस प्रकार आप उसको मेल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा कहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हो, वो किसी भी कार्यस्थल की कॉन्स्पिकेशियस प्लेस पर लिखा जाना चाहिए। कॉन्स्पिकेशियस मतलब कि जो जैसे कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है, जैसे कोर्टों में देते हैं नोटिस बोर्ड होता तो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल कमेटी होती है, जब भी कोई ऐसे केसेस ऑफिसेज में होते हैं तो वहाँ वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कमेटी होती है तो वो कानून बोलता है कि कमेटी होनी चाहिए, 10 से ऊपर अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं तो कमेटी आपको बनानी है। ठीक है। वो कानून कहता है कि उस कमेटी की जो संरचना है उसको आप सबकी जानकारी में लाने के लिए कॉन्स्पिकेशियस प्लेस पे रखोगे, जो नोटिस बोर्ड होता है, जैसे कि जहाँ पे आप लिखते हो कि आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, ये चाहिए वो चाहिए। पर कहीं पे भी, मैं कोर्टों में जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे नहीं दिखता वो। और लोगों से जब मैं बात करती हूँ या मैं उनको कहती भी हूँ तो जो मेरे को समझ में आता है वो यही आता है कि अगर हमने ऐसे लगा दिया ना तो हमारे पास शिकायतों के अंबार लग जाएंगे। जब मैं आयोग में जब NHRC में गई तो मेरा सबसे पहला काम था कि वहाँ बिल्कुल एंट्री पे वो कमेटी लगाना, कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन लगाना कि कौन चेयरपर्सन है, क्या क्या है, और मैं आते जाते उसको चेक करती थी कि वो कमेटी है कि नहीं है।
और वो सभी संस्थान कमेटी बना लेंगे पर उसको लगाएंगे, उसका जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं करते। तो एक मैं कहती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं तो आपके साथ बहुत उदाहरण शेयर कर सकती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, कैसे होता है, पर जैसे आपने बोला कि हम आज सोल्यूशन के साथ बात कर रहे हैं, तो कमेटियाँ तो होंगी, पर मैं सबसे पहले ये मैं जो मुझे लगता है इस माध्यम से हम रख सकते हैं कि हर कार्यस्थल को, हर वर्क प्लेस को उस कमेटी की जो संरचना है कि उसके मेंबर कौन कौन है, शिकायत करने के लिए किस ईमेल आईडी पर शिकायत भेजनी है या कौन सा फ़ोन नंबर है, क्योंकि कोई लड़की सीधा शिकायत नहीं कर पाती, तो उसको पहले बात करनी होती है। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि जैसे किसी व्यक्ति, किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, तो उसको भी पहले कोशिश करनी चाहिए किसी वकील के साथ संपर्क करें, क्योंकि वो कैसी कंप्लेंट लिखी जानी चाहिए, फिर वहीं वो लिख देगी मेरे साथ गलत काम किया, तो कौन उसको जस्टिफाई करता रहेगा कि कौन सा गलत क्या गलत। उसकी भी मैं ऑन एंड ऑन आपको सब चीज़ें बता सकती हूँ। मतलब ये ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर आप अलग से बिल्कुल पॉडकास्ट ले सकती हो। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, दिस हैज़ एन इंडिपेंडेंट थिंग, नॉट टू डू मच विद रेप, अलग पूरा विषय है। तो उसका जैसे मैंने बताया, तो अगर हम आज की तारीख में इतना भी सुनियोजित कर पाएँ या हम इसके लिए प्रयास कर पाएँ कि हर कार्य के स्थल पर उस कमेटी की जो कंपोजिशन है उसका नोटिस पब्लिकली होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ केसेस जो आप सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बताना चाहो? एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, कभी आप किसी बिना नाम विक्टिम का नाम, करें। विक्टिम का नाम और रिस्पोंडेंट का भी, दोनों के नाम आपको नहीं सूचित करने। तो ये क्लास 4 एम्प्लॉई थी महिला, और वो जो होता है कि जो फाइलें लेके जाना आना, वो सब करते कराना, और जो अधिकारी था वो बड़ा अधिकारी है, GM लेवल का, मतलब लेवल का अधिकारी था, और ये लड़की को वो सुबह सुबह बुला लेता था अपने दफ्तर में कि भाई जैसे जो होता है कि एक बार तूने बाकी जगहों पे जाने से पहले एक बार मेरे पास आ जाइए। तो शुरुआत तो ऐसी होती है कि चाय पानी, मतलब एक बार मैं जैसे आता हूँ, मैं भी जल्दी आ जाता हूँ, तो आके मेरे को तो चाय वाय पिला दे। तो वहाँ से शुरुआत होती है, वो करते करते फिर बिल्ड किया जाता है। कोई भी ना चीज़ें, हमें लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट वो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी, ये पूरी एक इंसिडेंट्स होते हैं जो क्रोनोलॉजी चलती है, एक के बाद एक ऐसा ऐसा होता है। वो चाय बनानी शुरू करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है कि चाय बड़ी स्वाद बनाई है, चाय क्यों स्वाद अच्छी बनाई है, क्योंकि तेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, आज तूने तो बहुत सुंदर नेल पॉलिश, कि किस्सा ऐसे शुरू होता है, बैठ जा, चल तू भी चाय पी ले मेरे साथ। तो करते करते फिर अब बात आई, तो अब उससे भागे जो अर्ज है वो उसके आगे बढ़ती है, आगे आगे इंसिडेंट्स, ये सब इंसिडेंट्स जैसे आपने बोला किया, तो मैं अगर ये मैं इसके साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि एक शिकायत करनी है तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। ये नहीं मैटर करेगा कि चाय बनाना सेक्सुअल हरासमेंट थोड़ी है। तो अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट प्रूव करना है तो आपको वहाँ से उठा के लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा तब फर्जी, आपने तो ऐसी कहानी कर दी। तो फिर जब बात आई तो आपको कहा जाए कि आप ज़रा वो ऊपर से शेल्फ से फाइल उठाना। जब फाइल उठाने के लिए आपने हाथ ऊपर किया तो श्रीमान जी वहाँ के खड़े हो जाते हैं, और नॉट ओनली खड़े हो जाते हैं कि वो आपका वक्ष को या आपकी जो ब्रेस्ट है उसको वो टच कर देते हैं, छू देते हैं, और फिर उसके बाद वो कहती है सर ये आप क्या कर रहे हो, कैसे क्यों कर रहे हो, नहीं सॉरी नहीं वो गलती होगी, कुछ ये भी होगा, ये नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं तो इसके साथ जो भी कर रहा हूँ ये मेरी अपनी इच्छा है, अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, मतलब कोई आपको दबा भी सकता है, कोई आपको पैरालाइज भी कर सकता है, पर कोई ऐसा भी है कि वो कहेगा नहीं सॉरी नहीं वो गलती से था, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और फिर वो इंसिडेंट रिपीट होता है कि जब आप आए, आपने उसको फिर कहीं जो स्विमिंग पूल है वो अभी जब खुलता नहीं है उससे पहले आपने उसको बुला लिया, आप कहते हो कि भाई यहाँ पर आप ये इंश्योर करते हो कि जहाँ आप उससे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, वो जगह में कोई और नहीं है, और फिर आप उससे बात करते हो कि भाई तेरे को तो पता है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, तुझे पता है ना इस बात का, मेरे को सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब और मेरा तो कोई देखने वाला नहीं, कोई मेरे से प्यार से बात करने वाला नहीं, मतलब इमोशनली आप, क्योंकि वो भी लगता है कि अगर मैं थोड़ा स्ट्रांग होऊंगा तो ये एक्शन ना ले ले, तो उस तरह की बातचीत। ये मैं आपको सारी एक रियल स्टोरी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो बता रहे हो, मतलब ये फैक्ट बता रही हूँ मैं, थोड़ी स्टोरी उसमें बता रही हूँ, बट नॉट दैट आई एम बिल्डिंग इट अप। Yes. You're a very good storyteller. Keep on. No, I'm sharing the incident. Yes. कि वहाँ बैठ के आप ऐसी बातें करते हो,
Yes. मेरे को पता है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं सारा घर का भी, बच्चों की सब देखभाल मेरे को ही करनी पड़ती है। और मेरी अपनी तो जैसे इंसान हूँ मैं भी भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरी अपनी को मेरे को कौन देखेगा, मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। और अगर तेरे को पता है मेरे पास तो आज की डेट में सब कुछ है, तो मेरे पास प्यार नहीं है मेरे को, बाकी तो तुझे पता कि सब कुछ है। तो मेरे को तो बस ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे से प्यार से बातें करे, मेरी बातें सुने। तो इस तरह की बातें करके अब वो लड़की तो उससे प्यार नहीं कर रही, वो तो उसकी एक क्लास 4 एम्प्लॉई है। तो अब उसको समझ में आता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वहाँ पे छूट गया तब तो उसको लगा शायद कि शायद सर की गलती से ही हो गया होगा, लगा उसको, ऑफेंडेड हुई। बट उसने जब माफ़ी मांग ली और कह दिया कि मैं ये गलती से ऐसा हो गया, मैं तो वहाँ आया था या वहाँ आया था, तो एक बार को व्यक्ति, क्योंकि आसान नहीं है ना काम के स्थान पे किसी ने कहने को, ऐसे लोग कह देते। अभी आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई एक ऑडियंस होता ना, तो उसमें से एक लड़का खड़ा होता, मैडम मेरे हिसाब से तो जब उसने उसको कहा था ना, उसको उठा के थप्पड़ मारना चाहिए था, वहीं सीधा हो जाता। बेटर सेड देन डन। जब तुम उस स्थिति पे खड़ी हो गई या खड़े हो गए, जब तुम क्लास 4 एम्प्लॉई हो, तुम्हें अपनी नौकरी छूटने का डर है, तो तुम ऐसे ही करोगी। अब जब एक से एक इंसिडेंट होते हैं, किसी ऐसी अकेली जगह पे उसको बुलाया जाता है, फिर उससे ऐसी बातें की जाती है, क्योंकि उसका उससे कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। ये हो सकता था, ये नहीं कि नहीं हो सकता था। इसलिए जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो उस जो सिल्वर लाइन है ना, उसको हमें बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया को बाइफरकेट करना पड़ता है कि ये कहीं वेलकम वाला तो सीन नहीं है, वो अनवेलकम है। तो आज इस स्टेज पे तो लड़की को अब हर बार वो नहीं कह सकती कि हर स्टेज को कि मैं डर गई, मैं घबरा गई। एक था, दूसरा था, तो अब उस स्टेज पे आके वो बात करती है, अपने यूनियन के बंदे से बात करती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो यूनियन का बंदा जो है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, तो वो उस सारे चीज़ को टेकअप करता है। शिकायत इतनी बढ़िया शिकायत, मतलब ये जो श्रीमान थे, इनकी तो कुछ था ही नहीं शिकायत के, मतलब इनको तो डिफेंड ही नहीं हो पा रहा था इनसे केस। पर वो इतनी अच्छी शिकायत, हर चीज़ मतलब तरीके से, क्या तारीख, क्या स्थान, क्या बोला, कैसे बोला, और उसके बाद वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगी कि जब सर ने जब पहली बार ऐसे मेरे ब्रेस्ट के ऊपर चूंटी काटी थी, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैं लगा कि या तो मैं बहुत असुरक्षित हूँ, पर मैं चुप कर गई, क्योंकि मुझे था कि मैंने अगर कुछ किया तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या आपने लॉजिक दे दिया कि क्यों स्टेज पे आपने कंप्लेंट नहीं की। पर अब जब दूसरी बात लगी, तो मैं अब मुझे लगा कि ये तो बहुत सीरियस है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे साथ कुछ और बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बुला के मुझे, तो मुझे अब तो शिकायत करनी पड़ेगी। तो शिकायत होती है, तो जैसी शिकायत कमेटी में जाती है, तो इमीडिएटली उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होता है कि कार्यस्थल पर अगर वो व्यक्ति वहीं कार्यस्थल पर है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, वो इसको भी, इसी के ऊपर भी दबाव बना सकता है कि वो शिकायत वापस ले ले। तो कमेटी ने जो पूरी गवाही हुई, लड़की की गवाही हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, और ये ऑनलाइन हुआ, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी उस व्यक्ति की। मैं भी ऑनलाइन ज्वाइन करती थी, मैं यूएस में थी, मैं कनाडा में थी, तो मैंने बाकायदा उसको ऑनलाइन ज्वाइन करती थी। तो वो व्यक्ति ट्रांसफ़र हो जाता, तो वो फिज़िकली भी आया, पर वो ऑनलाइन भी करता था। तो वो सब चीज़ें कर करा के कमेटी ने फिर अपना फैसला दिया, और पाया कमेटी का सिर्फ यहाँ पर यही रोल होता है कि वो ये डिटरमिन करती है कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट था या नहीं था। और इसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी के पास मामला जाता है, मतलब उस केस में भी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास क्या रिकमेंड भी कर देती है कमेटी कि इसमें इसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है, वो खुद वर्क प्लेस की, मतलब जो वो एम्प्लॉयर है, वो जहाँ पे जो कार्रवाई की जाती है जो सर्विस रूल्स के हिसाब से, वो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। वो डिसिप्लिनरी कमेटी फिर सज़ा बताती है कि आप उसकी सज़ा में सस्पेंशन भी हो सकती है, उसकी सज़ा में ये भी हो सकता है कि उसकी प्रमोशन रोक दी जाए, उसकी सज़ा में डिसमिसल भी हो सकता है, या उसकी सज़ा में ये भी हो सकता है कि इसकी जो पे स्केल है उसको कम कर दिया जाए, या उसको ऐसा करके वो सज़ा दी जाती है। तो ये इंटरनल कमेटी में लॉयर्स होते हैं? लॉयर कुछ नहीं है, कमेटी में चेयरपर्सन उस महिला होगी जो कि हायर अप्स में, क्योंकि किसी के खिलाफ भी शिकायत होगी, तो छोटे लेवल का आप एसओ को नहीं कर सकते, आप कोई मैनेजर, कोई जीएम, उस लेवल की महिला होगी, उसके मेंबर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि कानून को जानते हैं, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉ को जानते हैं। एक जो वकील की बात नहीं है, उसमें जो एक सदस्य होता है जो कि एनजीओ का सदस्य होता है। अच्छा। और उसी में वो वकील जनरली, जैसे अगर मैं जहाँ भी गई, तो वो एनजीओ के सदस्य के नाते जाना होता है। तो वो इसलिए बनाया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो
वर्क प्लेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं। वो किसी के खिलाफ Biased अगर नहीं। बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत आएगी तो उसके इन्फ्लुएंस में वो नहीं आएगा। अब मेरे दिमाग में आता है जो अनऑर्गेनाइज प्लेसेस हैं, जैसे हाउसमेड्स या वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन प्लेसेस में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए क्या कोई लॉ तो है? बिल्कुल 10 से कम जहाँ पर है, मतलब वर्क प्लेस की जहाँ डेफिनेशन हुई, तो वहाँ पे ड्वेलिंग भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। ड्वेलिंग मतलब घर, और वो जो ड्वेलिंग में जो जो महिला है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जो आप हाउस हेल्प कहते हैं या मेड कहते हैं, वो 24 घंटे वहाँ रह रही है, उसका किसी से संपर्क नहीं है। और वो जो घर का मालिक है, वो उसकी बीवी काम करती है नहीं कर पाती, उसके बाद तो पूरा एक्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करने का। तो ड्वेलिंग इज पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस, इज ऑल्सो वर्क प्लेस। एंड व्हाट आई वाज सेइंग दैट फॉर दैट इंटरनल देयर इज अ लोकल कमेटी। लोकल कमेटी सरकारी उसमें बनती है, जहाँ से 10 से कम अगर लोग हैं वहाँ कमेटी नहीं है तो लोकल कमेटी में जाएंगे, और जब शिकायत ही एम्प्लॉयर के खिलाफ होगी तो लोकल कमेटी में जाएंगे। अब इसमें जैसे महिला के जैसे वर्क प्लेस की बात हुई थी, ड्वेलिंग की बात हुई थी, तो वो लड़की लोकल कमेटी में भी जाएगी। इसके अलावा 354 जैसा आउटरेजिंग मॉडेस्टी है या बलात्कार है, तो कानूनी कार्रवाई भी, FIR वगैरह भी दर्ज करा के आगे बढ़ाना। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन रही है मैम अभी तक मेरे लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं मुझे आपसे बात करनी है, बट कोशिश करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में हम उसे कवर कर पाएँ। स्पेसिफिकली ये विमेन ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेन ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन भी लेके आएँ, क्योंकि मेन सेक्सुअल असॉल्ट, मेन हरासमेंट और मेन रेप केसेस आल्सो आई एग्जिस्ट। थिंक अगर अंशुल तुम वो करोगे ना तो यू विल फाइंड द मैक्सिमम व्यूज फॉर दैट। दैट वुड कैच द अटेंशन ऑफ द मैक्सिमम व्यूज। हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हाँ, वो एक पहलू डिस्कस करना that would be very widely circulated and would catch up the maximum attention. आप क्या कहना चाहोगे टू आवर ऑडियंसेस? महिला को अगर सुरक्षित या डिग्निफाइड या कुछ भी होना, तो उसका एक आर्थिक, अपने आप को इकोनॉमिकली उसको इंडिपेंडेंट, तो मैं नहीं कह रही, मतलब इंडिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर उसको लगना चाहिए कि आई एम वर्थ इट, मेरे में काबिलियत है, मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं आई कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज अपने घर में, अपने समाज में। तो जहाँ भी महिला मतलब अपनी एनर्जीज को, अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करे इकोनॉमिक, आर्थिक, मतलब वो आर्थिक रूप से सक्षम होने का मन में सोचे। माँ बाप भी सोचें कि हमारे को अपनी बेटी को, अपनी बहन को फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लायक बनाना है। एजुकेशन आज हमारे समाज में बहुत है, मतलब आज लड़कियां और लड़कों से कम नहीं है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, पर वर्क लाइफ जो क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क एंड द वर्क फोर्स है, वो आज भी हमारा जो विश्व है उसके एवरेज से आधे पे है। चाइना उसके डबल पे है। तो चाइना जो आज इतनी तरक्की कर रहा है क्योंकि महिलाएं वहाँ पे तरक्की कर रही हैं। तो सुरक्षित महिला के साथ साथ एक जागरूक महिला और एक सक्षम महिला, जब वो सक्षम महिला होगी तो उसकी सुरक्षा की बहुत सारी चीज़ें एड्रेस होती जाएंगी। तो हमें जब हम एक अच्छा समाज बनाने की बात करते हैं, तो हमें फाइनली एक सक्षम, एक सुदृढ़ और एक ऐसी महिला चाहिए कि जब महिला सुरक्षित होगी तो पूरा समाज सुरक्षित होगा और पूरा समाज तरक्की भी करेगा, रेस्ट फॉर श्योर। मतलब वो पूरी उस विश्वास के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। मेरी माँ कामकाजी थी, मैं कामकाजी हूँ, और आज मेरी बहू कामकाजी है। तो मैंने देखा है कि वो सब जो सुरक्षित और सक्षम और सुयोग्य महिलाएं थी, उन्होंने ना केवल अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने परिवारों को आगे बढ़ाया और अपने समाज को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही बात। पता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि मैं अभी मेघालय की 7 दिन की ट्रिप से आई हूँ, और ये मेरी ट्रिप के बाद आपके साथ पहला पॉडकास्ट है। उधर मेघालय में मैंने जाना कि वो मेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पर लड़कियाँ शादी करके नहीं जाती, लड़के जाते हैं। और मैंने वहाँ पे देखा वर्कफोर्स जो सारी है वो महिला ही हैं, मेल्स भी हैं, मगर मैंने वहाँ की लीडरशिप फीमेल्स में ज़्यादा पाई। स्ट्रॉन्ग स्टैचर, बात करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, नेगोशिएट नहीं करना, वो सब महिलाओं में ज़्यादा था। और वहाँ पे जो मेल्स थे वो थोड़े से
फेमिनिन एनर्जी की मुझे ज़्यादा लगे। तो वो मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग ट्रिप थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, सम पार्ट ऑफ इंडिया दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी वेयर women आर लीडिंग फॉरवर्ड। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन इंडीड। एंड पता नहीं कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू चेंज तो मुझे नहीं पता कितना आएगा, बट इंटेंशन यही रही है कि अवेयरनेस आ जाए। That's the step one. 0.1% if I can contribute through this conversation, that would be great. And thank you so much for your time, ma'am. तो अंचल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पूरा बात करने का एक फ्रीडम था, पूरी तरह से हम बात अपनी रख पा रहे थे, और कोई कंटेंशंस नहीं हुआ कहीं पे भी। हम बिल्कुल एक दूसरे को बात को समझते, उसको बढ़ाते रहे। बहुत सारी बातें रह गई, मगर कोशिश करेंगे अगली बार में कर पाए। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुनी है तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो। अब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल आप सबके मन में भी चल रहे होंगे और मेरे मन में भी चल रहे थे, जो रह गए। समय की पाबंदी की वजह से ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी अधूरी लग रही है, मगर हम लौट कर आएंगे एक सीक्वल एपिसोड के साथ, विच विल बी एक्सटेंशन ऑफ दिस फर्स्ट एपिसोड। और हम एक और एपिसोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम मेंस राइट, मेंस लॉ एंड मेंस सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को डील कर सकें, उनके बारे में बात कर सकें, उनके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए कि आपको कैसे टॉपिक्स और कैसे गेस्ट देखना आप पसंद करेंगे हमारे चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट every magical video, every information podcast that we upload on the channel. Thank you so much, and I will see you again on every Thursday, 8:30 p.m.